हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। तो इससे पहले के वीडियो में हमने डिस्कस किया था डेविस साइकिल ऑफ इरोजन, और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पैंक साइकिल ऑफ इरोजन के बारे में। लेकिन पैंक साइकिल ऑफ इरोजन को देखने से पहले आपको डेविस साइकिल ऑफ इरोजन देखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी साइकिल ऑफ इरोजन है वो डेविस साइकिल ऑफ इरोजन के कंसेप्ट से स्टार्ट होती हैं। तो सबसे पहले जो पीछे का वीडियो है उसमें मैंने आपको क्या बताया था, उसमें हमने बात की थी कि जियोमॉर्फिक साइकिल्स का मतलब क्या होता है। और जियोमॉर्फिक साइकिल्स में हमने डेविस के बारे में बात की थी। डेविस ने जो है जियोमॉर्फिक साइकिल ऑफ इरोजन का कंपैरिजन एक ह्यूमन की लाइफ से किया था। ह्यूमन की लाइफ में जिस तरीके से यूथफुल स्टेज आती है, फिर उसकी मैच्योर स्टेज आती है, फिर उसकी ओल्ड स्टेज आती है, फिर उसकी डेथ हो जाती है, तो इस तरीके से एक साइकिल अगेन चलती रहती है। ठीक है, दोबारा से फिर उसका जन्म होगा, दोबारा से यूथफुल स्टेज आएगी, दोबारा से मैच्योर स्टेज आएगी, दोबारा से ओल्ड स्टेज आएगी। तो ये एक साइकिल चलता रहता है, तो इसी को इन्होंने कहा था साइकिल ऑफ इरोजन। ऐसे ही लैंड फॉर्म में होता है। तो डेविस ने ये कहा था कि कोई भी जो लैंडफॉर्म होता है सबसे पहले उसका उत्थान होता है। उत्थान मतलब सबसे पहले उसका डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट होने के बाद उसका इरोजन होता है। मतलब उन्होंने ये कहा था कि सबसे पहले कोई भी लैंडफॉर्म का डेवलपमेंट होगा। लेकिन यहाँ पर पैंक क्या कहते हैं, पैंक की जो साइकिल है और डेविस की साइकिल में डिफरेंस यही है कि डेविस ये कहते हैं कि सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ उत्थान होगा, सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट होगा, उसका इरोजन नहीं होगा। पैंक ये कहते हैं कि भाई कि डेवलपमेंट के साथ साथ इरोजन भी होगा। मतलब पैंक जो है एक तरीके से बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकली मतलब प्रैक्टिकली बात करते हैं। ठीक है, जैसे अब आप ये बताओ, जो डेविस ये कह रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ अपलिफ्टमेंट होगा सबसे पहले, इरोजन नहीं होगा, तो ये कोई पॉसिबल है? क्योंकि ऐसा थोड़ी ना है कि कोई भी चीज, अगर किसी भी चीज का डेवलपमेंट हो रहा है तो उस समय बारिश नहीं हो रही हो, या उस समय विंड नहीं चल रही हो, या उस समय कोई अन्य कारक उस पर इरोजन का कार्य ना कर रहा हो। कहने का मतलब यह है जब भी अपलिफ्टमेंट होगा तो साथ साथ में उसका इरोजन भी होता चलेगा। ठीक है, तो जो पैंक आए थे, तो पैंक ने डेविस की साइकिल में यही कमी निकाली। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले अपलिफ्टमेंट की बात की कि सिर्फ और सिर्फ अपलिफ्टमेंट होगा, अपलिफ्टमेंट जब पूरा खत्म हो जाएगा उसके बाद इरोजन होगा। लेकिन पैंक ये कहते हैं कि अपलिफ्टमेंट के साथ साथ इरोजन होगा। तो जैसे कि डेविस ने 5 स्टेजेस बताई थी, सॉरी, डेविस ने 3 स्टेजेस बताई थी, इसी तरीके से पैंक ने यहाँ पर 5 स्टेजेस बताई हैं। ठीक है, साइकिल ऑफ इरोजन की 5 स्टेजेस यहाँ पर बताई गई है। तो हम बात करेंगे कौन कौन सी स्टेजेस है। तो सबसे पहले हम चलेंगे अपने डायग्राम पर। तो आइए अब हम समझते हैं कि पैंक ने लैंडफॉर्म डेवलपमेंट की कितनी स्टेजेस दी थी। तो पैंक ने, जैसे आपको पता है कि जैसे डेविस ने 3 स्टेजेस दी थी। पहली जो स्टेज थी वो थी यूथ स्टेज, दूसरी थी मैच्योर, और तीसरी थी ओल्ड। तो इन्होंने इसी तरीके से 3 स्टेजेस इन्होंने बताई थी। तो पहली थी प्राइमरफ, दूसरी थी एंटविक्लुंगे, एंड थर्ड थी एंड्रम्फ। ठीक है, तो 3 स्टेजेस इन्होंने बताई थी। और इन्होंने फिर क्या किया, एंडविक्लुंग को 3 भागों में बांट दिया, ऑफ्टजिंडे, ग्लिच फॉर्मिंगे एंड एप्सिजिंडे। ठीक है, तो 3 भागों में इन्होंने बांटा था किसको, एंडविक्लुंग को। बेसिकली इन्होंने 3 स्टेज दी, प्राइमरम्फ, एंटविक्लुंग एंड एंड्रम्फ, और एंटविक्लुंग को उन्होंने 3 भागों में बांट दिया, एप्सिजिंडे, ग्लिच फॉर्मिंगे एंड एब्स्टिजिंडे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इनके जो जो वर्ड हैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट लग रहे हो, क्योंकि ये जर्मन वर्ड हैं, और इन्होंने अपना पूरा मॉडल जो था वो जर्मनी में ही दिया था, जर्मन लैंग्वेज में दिया था। तो इनके मॉडल को बहुत ही ज्यादा मिसअंडरस्टूड किया गया था, बहुत ही गलत इंटरप्रिटेशन किया गया था इनके मॉडल का। क्योंकि बात यह है ना कि इनका मॉडल जो है इनकी डेथ के बाद निकाला गया था, जब इनकी डेथ हो गई थी तब इनका मॉडल पब्लिश हुआ था। और लोगों ने क्या किया, इनके मॉडल को बहुत ही ज्यादा गलत मीनिंग को लेकर के निकाला। लेकिन बाद में जब इसकी एक सही मीनिंग निकाली गई तो एक तरीके से इस मॉडल ने जो इसमें स्लोप डेवलपमेंट पे क्रांति सी ला दी थी। मतलब बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल मॉडल था इनका। ठीक है, अब यहाँ पर जो है जो जो एंड्रम्फ, जो प्राइमरम्फ स्टेज है, प्राइमरम्फ जो स्टेज है, प्राइमरम्फ में ये बताते हैं जो पहली जो स्टेज होती है इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी लैंडफॉर्म का डेवलपमेंट नहीं होता, कोई भी लैंडफॉर्म डेवलपमेंट पहली वाली स्टेज में
नहीं होता। नो लैंडफॉर्म डेवलपमेंट अकर्स इन दिस स्टेज। तो पहली वाले स्टेज में कोई भी यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं होता है, ठीक है। अब इसके बाद जो इनकी जो स्टेज आती है वो एंटविकुलुंगे। तो एंटविकुलुंगे का मतलब क्या होता है? एंटविकुलुंगे का मतलब होता है यहाँ पर डेवलपमेंट। क्या मतलब होता है एंटविकुलुंगे का? एंटविकुलुंगे का मतलब होता है यहाँ पे डेवलपमेंट। जैसे कि आपको पता है कि डेविस के ट्रायल्स को देखोगे तो डेविस के ट्रायल्स कौन कौन से थे? पहला था स्ट्रक्चर, दूसरा था प्रोसेस एंड तीसरा था टाइम, या हम कह सकते हैं स्टेज, ठीक है। और इन्होंने क्या किया? स्ट्रक्चर को सही माना, प्रोसेस को भी सही माना, लेकिन इन्होंने टाइम को नहीं माना या स्टेज को इन्होंने नहीं माना। इनका जो मॉडल था वो टाइम इंडिपेंडेंट था, स्टेज के इंडिपेंडेंट था। जैसे कि डेविस कहते हैं कि इसमें पहले आपकी यूथफुल स्टेज आएगी, फिर आपकी मैच्योर स्टेज आएगी, फिर आपकी ओल्ड स्टेज आएगी। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो मॉडल होते हैं, जो साइकिल ऑफ इरोजन है, वो टाइम इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो इन्होंने जो है टाइम की जगह पे, स्टेज की जगह पे एक एंटविकुलिंग ऐड किया, एंटविकुलुंग ऐड किया। और एंटविकुलुंग का मतलब क्या है? डेवलपमेंट है। तो यहाँ पर जितना भी एंटविकुलुंग होगा, एंटविकुलुंग ने 3 भागों में बांटा था: ऑफ्थजिंडे, ग्लिसफॉर्मिंगे, एप्सिजिंडे। तो ये जो लैंडफॉर्म का डेवलपमेंट होगा वो इन्हीं सारे स्टेजेस में होगा। और लास्ट जो स्टेज होगी एंड्रफ, यहाँ पे क्या होगा? एक तरीके से वही प्लेन बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ पर आपको जैसे उसमें पेनी प्लेन बना था ना, ऐसे यहाँ पर भी क्या बन जाएगा? प्लेन यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो पहली वाली अब यहाँ पे हम बात करेंगे प्राइमर अम्फ क्या है। तो देखो प्राइमर अम्फ, जो पहली स्टेज थी प्राइमर अम्फ, तो प्राइमर अम्फ is a primary peneplain, one which could in either case exhibited truncated beds or structure and yet need never have a greater altitude और ए हायर रिलीफ। मतलब मैंने क्या कहा था, जो प्राइमर अम्फ होता है उसमें कोई भी लैंडफॉर्म डेवलपमेंट नहीं होता है, वो एक तरीके से हम पेनी प्लेन कह सकते हैं उसको, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, प्राइमर अम्फ इज द इनिशियल लैंडस्केप विद एविडेंस ऑफ इरोजन बट विद लो एल्टीट्यूड। मतलब उसका एल्टीट्यूड जो होता है वो लो होता है। जैसे यहाँ पर डेविस ने कहा था कि लैंडस्केप इज ए फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम, मैंने बताया था ना आपको। लेकिन पैंक ने क्या कहा? पैंक ने कहा जियोमॉर्फिक प्रोसेस आर एन एक्सप्रेशन ऑफ फेज एंड रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट इन रिलेशन टू द रेट ऑफ डिग्रेडेशन। मतलब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने डेवलपमेंट को, मतलब जो एंट्रिकुलम को ऐड किया था। और एंट्रिकुलम का मतलब क्या है? लैंडफॉर्म डेवलपमेंट। और लैंडफॉर्म डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि जो भी अपलिफ्टमेंट होगा और जो भी डिग्रेडेशन होगा उसके रेशियो को इन्होंने लैंडफॉर्म डेवलपमेंट कहा था। मतलब ये है, जैसे मैं आपको यहाँ बता दूं, तो यहाँ पे इन्होंने कहा भी है कि इट इज एज्यूम दैट इंटरेक्शन बिटवीन द टू फैक्टर्स अपलिफ्टमेंट एंड डिग्रेडेशन। मतलब इन्होंने दो फैक्टर्स लिए, अपलिफ्टमेंट और डिग्रेडेशन जो होगा ये एक साथ चलते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले अपलिफ्टमेंट हो गया फिर उसके बाद डिग्रेडेशन हो रहा है। अपलिफ्टमेंट और डिग्रेडेशन जो है वो दोनों जो चलते हैं वो एक साथ चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो लैंडफॉर्म का डेवलपमेंट होगा, द लैंडस्केप डेवलपमेंट बिगिंस विद द अपलिफ्टमेंट ऑफ द प्राइमर अम्फ। प्राइमर अम्फ मैंने बताया था सबसे पहले होगा, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग एन इनिशियल फीचरलेस ब्रॉड लैंड सरफेस। मतलब जो इस पर कोई भी फीचर नहीं है, बिल्कुल प्लेन सरफेस है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, प्राइमर अम्फ is in initial geomorphic unit for the beginning of the development of all sort of landforms। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? फिर सबसे पहले प्राइमर अम्फ में एक आपको फीचरलेस प्लेन सरफेस मिलेगी जिसको उन्होंने क्या कहा था? प्राइमर अम्फ कहा था, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद अब लैंडफॉर्म डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। लैंडफॉर्म डेवलपमेंट 3 स्टेजेस में होगा: ऑफ्थजिंडे, एंटविकुलम, दूसरी होगी आपकी ग्लिसफॉर्मिंगे, एंटविकुलम, और तीसरी होगी आपकी एप्सिजिंडे, एंटविकुलम। तो ये 3 स्टेज बताई थी। यहाँ पे आप देखोगे तो पहली जो स्टेज है यहाँ पे ऑफ्थजिंडे, एंटविकुलम, इसमें क्या होगा? इसका मतलब है फेज ऑफ वैक्सिंग। इसमें क्या होगा? रेट ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट हाई होगी, बहुत ज़्यादा हाई होगी। इनिशियली द land surfaces rises slowly but after some time the rate of upliftment is accelerated। इसमें क्या होगा? स्टार्टिंग में जो अपलिफ्टमेंट होगा वो स्लोली होगा, इसके बाद में जो रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट जो होगी वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी बिकॉज ऑफ अपलिफ्टमेंट एंड कंसिक्वेंट इंक्रीज इन द चैनल ग्रेडियंट
flow velocity and kinetic energy of the course increases and in discharge the rivers continue to degrade their valleys. अब क्या होगा, जब अपलिफ्टमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इससे क्या होगा कि जो वेलोसिटी होगी रिवर की वो और ज़्यादा हो जाएगी। जब और ज़्यादा हो जाएगी तो वो अपनी वैली को क्या करेगी, डाउन कटिंग करेगी, डीप करेगी, ठीक है। बट द रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट फार एक्सीड द रेट ऑफ वैली डीपनिंग। यहाँ पर लेकिन क्या होगा, अपलिफ्टमेंट की जो यहाँ पर रेट होगी वो कहीं ज़्यादा होगी, किससे, डिग्रेडेशन से। तो अपलिफ्टमेंट और डिग्रेडेशन समझ गए होंगे कि जैसे मान लो यहाँ पर कोई भी पर्वत है और इस पर इसका अपलिफ्टमेंट हो रहा है और यहाँ पर क्या लग रहा है, यहाँ पर कोई भी बाह्य कारक कार्य कर रहा है जिससे कि वो डिग्रेड भी हो रहा है, तो अपलिफ्टमेंट भी हो रहा है, डिग्रेड भी हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अपलिफ्टमेंट की रेट जो है वो ज़्यादा होगी जिससे कि इसकी हाइट जो है यहाँ पर बढ़ती जाएगी, एब्सोल्यूट रिलीफ होगा वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या किया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो पहले जो स्टेज थी वो कौन सी थी, ये हमारी प्राइमर अम्फ हो गई। अब यहाँ पर देखिए इस वाले डायग्राम में ये जो स्टेज थी, ये वाली जो स्टेज थी ये हमारी प्राइमर अम्फ हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर जो स्टेज दूसरी आई, ऑप्सोजिंडे आई। ऑप्सोजिंडे में क्या होगा, इनिशियली जो होगा यहाँ पर अपलिफ्टमेंट स्लो होगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, अपलिफ्टमेंट ऊपर की तरफ यहाँ पर बढ़ता जाएगा जिससे कि इसकी जो एब्सोल्यूट हाइट होगी वो यहाँ पर बढ़ती जाएगी। एब्सोल्यूट हाइट क्या है ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आप जाकर के डेविस वाला वीडियो जाकर के देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट हाइट जो है इसकी बढ़ती हो जाएगी। इसके बाद आएगा ग्लिच फॉर्मिंगे। ग्लिच फॉर्मिंगे को इन्होंने 3 भागों में बांट दिया, ए बी सी। अगेन ग्लिच फॉर्मिंगे को 3 स्टेज में बांट दिया है। तो ये जो स्टेज होती है ग्लिच फॉर्मिंग, इसको कहते हैं यूनिफॉर्म डेवलपमेंट, यूनिफॉर्म स्टेज ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, ठीक है। यहाँ पे जो लैंडफॉर्म का डेवलपमेंट होता है वो यूनिफॉर्मली होता है। तो आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो ये जो लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक लगभग लगभग आपको सीधी दिख रही होगी, ठीक है। ये वाले स्टेज में देखो आप, दिख रही है सीधी, है ना। तो यहाँ पे आप समझ लेते हैं। तो दूसरी जो स्टेज हमारी आएगी वो आएगी ग्लिच फॉर्मिंगे एंड विकलोंगे, ये दूसरा वाला पार्ट है। मींस यूनिफॉर्म डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म्स। यहाँ पे क्या होगा, लैंडफॉर्म का यूनिफॉर्म डेवलपमेंट होगा। तो इसको 3 फेज में इन्होंने बांट दिया है। तो फेज ए क्या है, इट इज करेक्टराइज बाई स्टिल एक्सीलरेटेड रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट। इसमें भी क्या होगा, इसमें भी रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट जो होगा बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, लेकिन पिछले से ज्यादा नहीं होगा जो कि किस में था, जो कि ऑक्सीजन डे में था उससे लेकिन कम होगा, लेकिन यहाँ पर भी एक्सलेटेड रहेगा। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर भी आपका जो एब्सोल्यूट रिलीफ होगा वो यहाँ पर ज्यादा रहेगा, बढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इट इज करेक्टराइज्ड बाय एक्सलेटेड रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट, एब्सोल्यूट हाइट स्टिल इंक्रीज। मैंने कहा नहीं था कि ये भी इंक्रीज करेगी बिकॉज द रेट ऑफ इरोजन इज स्टिल लेस देन द अपलिफ्टमेंट। यहाँ पे जो होगा जो रेट ऑफ इरोजन जो होगा वो कम होगा रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट से, इसलिए इसकी हाइट जो है अब भी बढ़ेगी लेकिन बहुत कम बढ़ेगी, ठीक है। और यहाँ पर अब आप ये सेकंड जो फेज बी है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो अपलिफ्टमेंट ज्यादा था किससे, इरोजन से। यहाँ पे जो अपलिफ्टमेंट और इरोजन जो होगा फेज बी में वो बराबर होगा लगभग लगभग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एल्टीट्यूड नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज। तो यहाँ पे एल्टीट्यूड जो रहेगा वो बराबर रहेगा। और स्टेज सी जो होगी, अपलिफ्टमेंट ऑफ द लैंड स्टॉप कंप्लीटली। तो यहाँ पे जो होगा, जो अपलिफ्टमेंट होगा वो कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा। एब्सोल्यूट रिलीफ और एल्टीट्यूड ऑफ समिट डिवाइड्स स्टार्ट डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ अपलिफ्टमेंट। तो यहाँ पे अपलिफ्टमेंट बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ इरोजन होगा। इसीलिए यहाँ पर जो होगा कहने का मतलब ये है कि एब्सोल्यूट रिलीफ धीरे धीरे यहाँ पर कम होने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो, ये जो पहली जो स्टेज थी यहाँ पे अपलिफ्टमेंट ज़्यादा था इरोजन से, तो इस तरीके से हल्का सा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर बराबर था बी वाले में, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म दिखाई देगा, ठीक है। और यहाँ पर धीरे धीरे कम हो रहा, तो यहाँ पर देखो यहाँ पे ये आपको कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पर ये नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो ये हो गया ग्लिच फॉर्मिंग। ग्लिच फॉर्मिंग को हम कहते हैं यूनिफॉर्म लैंडफॉर्म डेवलपमेंट स्टेज, ठीक है। अब लास्ट जो आता है हमारा एब्सजिंडे आता है। तो एब्सजिंडे में आपको साफ साफ दिख रहा होगा, यहाँ पर जो होगा अपलिफ्टमेंट कम हो जाएगा और इरोजन ज़्यादा हो जाएगा। तो लास्ट जो स्टेज है वो है एब्सजिंडे एंडविकुलुंगे। तो इसमें क्या है कि एब्सजिंडे एंडविकुलुंगे मीन्स वैनिंग डेवलपमेंट। यहाँ पे जो होगा वैनिंग डेवलपमेंट होगा ऑफ लैंडस्केप ड्यूरिंग विच द लैंडस्केप प्रोग्रेसिवली डोमिनेटेड
बाय द इरोजन प्रोसेस। वेनिंग का मतलब यहाँ पे ये होगा कि यहाँ पे जो इरोजन प्रोसेस होगा वो ज़्यादा होगा। वैक्सिंग का मतलब क्या होता है, वहाँ पे अपलिफ्टमेंट ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जो है इरोजन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इरोजन जाने के ज़्यादा होने के द्वारा इससे क्या होगा, वैली डीपनिंग होगी थ्रू वर्टिकल डाउन कटिंग। यहाँ पे जो वैली डीपनिंग होगी वो ज़्यादा होगी क्योंकि इरोजन यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव डिक्लाइन ऑफ लैंडफॉर्म। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट रिलीफ जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। और एंड बिकॉज ऑफ टोटल एब्सेंस ऑफ अपलिफ्टमेंट, क्योंकि यहाँ पे अपलिफ्टमेंट तो हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे जो एब्सोल्यूट रिलीफ होगा वो डिक्रीज होगा, ठीक है। बट कंटिन्यूज डाउन वेस्टिंग ऑफ डिवाइड सबमिट, और यहाँ पर जो इरोजन जो होगा वो धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ता जाएगा, ठीक है। रिलेटिव रिलीफ इज आल्सो डिक्रीज। रिलेटिव रिलीफ के बारे में मैंने बता दिया था, तो जाकर के डेविस का वीडियो देखिए। तो रिलेटिव रिलीफ भी यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा। और यहाँ पर जो है पैरेलल रिट्रीट ऑफ वैली साइड स्लोप्स स्टिल कंटिन्यूज। तो यहाँ पे जो जो पैरेलल रिट्रीट होगा वो कंटिन्यू होता रहेगा। जैसे मान लो ये यहाँ पर इतना ऊंचा था, अब इसको कट करके ये इतना कम रह जाएगा, फिर यहाँ पर ये और कम रह जाएगा, फिर ये और कम रह जाएगा, फिर ये और कम रह जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा बिल्कुल प्लेन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं पैरेलल रिट्रीट। तो कंसेप्ट ऑफ पैरेलल रिट्रीट इज गिवन बाय पेंक। कभी भी आपसे पूछ ले क्वेश्चन में कि पैरेलल रिट्रीट का कंसेप्ट किसने दिया था, तो वो पेंक ने दिया था, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी। तो यहाँ पर ये हो गया आपकी तीसरी स्टेज। और एंड में आपका क्या आएगा, एंड में आपका होगा एंड्रफ। एंड्रफ में क्या होगा, अगेन इरोजन यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा होगा, और अपलिफ्टमेंट यहाँ पे तो स्टॉप हो ही चुका है। तो इस तरीके से ये इसका जो पैरेलल रिट्रीट हो करके ये एक तरीके से एक कॉनकेव स्लोप में कन्वर्ट हो जाएगा। और कॉनकेव स्लोप को क्या कहा जाएगा, इंसेलबर्ग कहा जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा डेविस के जो मॉडल में लास्ट में मोनेडनॉक बचा था ना, मोनेडनॉक। तो लेकिन यहाँ पे मोनेडनॉक ना कह करके इसको हम कहेंगे इंसेलबर्ग, ठीक है, इंसेलबर्ग कहेंगे। एक चीज और इम्पोर्टेंट है इस मॉडल में, जैसे हमने बात की थी जो एप्सिजेंडे स्टेज थी इसकी। तो एप्सिजेंडे में हमने ये बताया था कि इसमें क्या होगा, एप्सिजेंडे में जो अपलिफ्टमेंट होगा वो स्टॉप हो जाएगा। जब अपलिफ्टमेंट स्टॉप हो जाएगा तो यहाँ पे इसका जो एब्सोल्यूट रिलीफ होगा वो कम होता जाएगा, साथ ही साथ में जो इसका रिलेटिव रिलीफ होगा वो भी कम होता जाएगा। जब रिलेटिव रिलीफ कम होता जाएगा तो फाइनली जो हमारा माउंटेन होगा या जो भी हमारा लैंडफॉर्म होगा वो इस तरीके से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस शेप में आ जाएगा, मतलब यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा स्टीप स्लोप बन जाएगा, इस साइड में आपका स्टीप स्लोप बन जाएगा, और इस साइड में भी स्टीप स्लोप बन जाएगा। और जो उसका ऊपर वाला जो जो कह सकते हो स्लोप होगा उसको हम कहेंगे पॉस चुनजेन। क्या कहेंगे, पॉस चुनजेन कहेंगे। जो अपर पार्ट होता है, चोटी वाला पार्ट होता है, और जो कॉनकेव वाला जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं हेड इन हैंग। क्या कहते हैं, हेड इन हैंग कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। ये कब बनता है बॉस चुनजेन हेड इन हैंग, ये बनते हैं आपके एस्टिजिंडे स्टेजेस में। और आपके इंसेलबर्ग कब बनते हैं, आपके एंड्रम्फ में बनते हैं। बॉस्टन जिन कैसे बने, देखो बॉस्टन जिन मैं आपको एक बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो ये यहाँ पर एक माउंटेन था, और माउंटेन ये इरोड होकर के पैरेलल रिट्रीट से इरोड होकर के पहले ऐसे बना, फिर ये ऐसे बना, फिर ये ऐसे बना, फिर ये ऐसे बना, और एक टाइम ऐसा आएगा इस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। और यहाँ पर जो ऊपर वाला पार्ट होगा उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, बॉस्टन जिन। और जो कॉनकेव वाला जो पार्ट होगा उसको हम कहेंगे हेड इन हैंग, ठीक है। तो ये था आपका बैंक का साइकिल ऑफ इरोजन, ठीक है। तो इसमें आपको स्टेजेस के नाम याद रखने हैं, और इसमें आपको ध्यान रखना है कंसेप्ट ऑफ पैरेलल रिट्रीट इज गिवन बाय किसके द्वारा, बैंक के द्वारा। और लास्ट में क्या बनता है, इंसेलबर्ग बनता है। और लास्ट में दो चीज़ और बनती हैं, बॉस्टुनजेन और हैंडलिंग। बॉस्टुनजेन क्या है, अपर पार्ट है, स्लोप का अपर पार्ट, किसी भी लैंडफॉर्म का अपर पार्ट जो होता है वो बॉस्टुनजेन है। और जो कॉनकेव वाला पार्ट होता है उसको हम हेड इन हैंग कहते हैं। बाकी इसकी स्टेजेस का नाम ध्यान रखना। प्राइमर अम्फ है, तो प्राइमर अम्फ में क्या होगा, कोई भी लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा। ऑक्सीजन डे में क्या होगा, यहाँ पे अपलिफ्टमेंट ज्यादा होगा, अपलिफ्टमेंट हाई होगा, इरोजन कम होगा। जब अपलिफ्टमेंट हाई होगा तो यहाँ पे जो एब्सोल्यूट रिलीफ होगा वो आपका बढ़ता जाएगा। इसके बाद में अगर हम बात करें, जो फिर आती है आपकी ग्लिच फॉर्मिंग।
ग्लिस फॉर्मिंगो को 3 भागों में बांट दिया था, 3 स्टेजेस में, ए, बी और सी, 3 स्टेज में बांटा था। तो फेज ए जो है इसमें क्या होगा, इसमें अपलिफ्टमेंट ज्यादा होगा इरोजन से, ठीक है, फेज ए में अपलिफ्टमेंट ज्यादा होगा इरोजन से। और जो सेकंड वाली जो बी स्टेज होगी फेज बी में, यहाँ पे क्या होगा, अपलिफ्टमेंट बराबर होगा इरोजन के। और जो थर्ड वाली होगी यहाँ पे इरोजन मतलब अपलिफ्टमेंट कम होगा इरोजन से, ठीक है। और इस पूरी स्टेज को हम कहते हैं यूनिफॉर्म लैंड डेवलपमेंट स्टेज, ठीक है। इसके बाद में हम इसको हम कहते हैं वैक्सिंग स्लोप डेवलपमेंट स्टेज। इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्टेज ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट। और इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पर क्या होगा, वैनिंग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट स्टेज, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड स्टेज में क्या होगा, यहाँ पे अपलिफ्टमेंट स्टॉप हो जाएगा। अपलिफ्टमेंट स्टॉप होकर के तो सिर्फ और सिर्फ इरोजन होगा। जब सिर्फ और सिर्फ इरोजन होगा तो इस तरीके से यहाँ पे जो एब्सोल्यूट रिलीफ होगा वो कम होता जाएगा और रिलेटिव रिलीफ भी कम होता जाएगा। और फाइनली इस स्टेज में हमें मिलेंगे, क्या मिलेंगे, आपका बोस्टन और हेडिलहैंग। और एंडम जो लास्ट स्टेज होगी वहां पर इस तरीके से जो आकृति बनेगी उसको हम कहेंगे इंसेलबर्ग। तो ये थी आपकी पैंकी की साइकिल ऑफ इरोजन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।